नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके हिंदी के सर की कक्षा में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आपकी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रमांक 54 के बारे में। टॉपिक का नाम है रचना के आधार पर वाक्य भेद। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा अपना पूरा आशय अर्थात अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। जैसे मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह शब्द समूह सार्थक है अर्थात अपना अर्थ प्रकट कर रहा है, व्याकरण के नियमों के अनुसार व्यवस्थित है तथा पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। अतः यह वाक्य है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब देखते हैं प्रथम प्रकार का सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य क्रिया हो उन्हें सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। उदाहरण आपके सामने, आज सुहानी धूप खिली हुई है। इस वाक्य में एक मुख्य क्रिया है खिली हुई है, खिलना, खिलना क्रिया। दूसरा है बच्चे बारिश में नहा रहे हैं। इसमें मुख्य क्रिया है नहाना। तीसरा वाक्य है बच्चा हंसा। इसमें एक ही क्रिया है, वो ज्ञात है कि वो मुख्य क्रिया ही होगी हंसना। तो इन सब में तीनों वाक्यों में एक मुख्य क्रिया है। जैसे प्रथम वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हैं, दूसरे वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं हैं और तीसरे में एक ही क्रिया है। तो जो प्रथम 2 वाक्य हैं, पहला और दूसरा, इनमें एक एक मुख्य क्रिया है, बाकी सहायक क्रियाएं हैं। यहाँ पर ध्यान रखें कि क्रियापदों की संख्या 1, 2 या ज़्यादा हो सकती है। जैसे पहले और दूसरे वाक्य में 3 क्रियापद हैं तथा अंतिम वाक्य में सिर्फ 1 है, किंतु सब में मुख्य क्रिया एक ही है। इसलिए जहाँ पर जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब है दूसरे प्रकार का संयुक्त वाक्य। जहाँ 2 से अधिक या 2 उपवाक्य किसी समुच्चयबोधक योजक अव्यय जैसे और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना आदि अव्ययों से जुड़े हों, शब्दों से जुड़े हों, वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। यानी 2 वाक्य हैं और इन शब्दों से जुड़े हुए हैं, इन अव्ययों से जुड़े हुए हैं, अर्थात ये हमारे लिए संयुक्त वाक्य की पहचान का भी काम करेंगे। यानी जिन वाक्यों में और, तथा, एवं, इसलिए, परंतु, किंतु, या, अथवा, नहीं तो, अन्यथा, वरना ये शब्द हों, वो हम संयुक्त वाक्य उसको कह सकते हैं। जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुंचे किंतु टिकट नहीं मिली। यहाँ पर 2 वाक्य हैं। पहला वाक्य हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, दूसरा वाक्य टिकट नहीं मिली। इन दोनों वाक्यों को योजक अव्यय किंतु द्वारा जोड़ दिया गया है, तो मिल करके ये बन गया संयुक्त वाक्य। वैसे भी संयुक्त का मतलब होता है मिलकर रहना। दूसरा है तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। पहला वाक्य तुम पढ़ लो, दूसरा वाक्य टीवी देख लो, दोनों को मिला करके जोड़ दिया गया है, तो मिल करके बन गया संयुक्त वाक्य तुम पढ़ लो या टीवी देख लो। तीसरा वाक्य, तीसरे वाक्य में पहला वाक्य है बारिश हो गई, दूसरा वाक्य है मैं खेल में जीत जाता। दोनों को मिलाकर के वरना से जोड़ दिया गया, बारिश हो गई वरना मैं खेल में जीत जाता, तो ये मिल करके बन गया संयुक्त वाक्य। उम्मीद आप समझ गए होंगे। तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे उपवाक्यों से हुई हो जिनमें एक उपवाक्य प्रधान हो दूसरा गौण हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उदाहरण से समझ पाएंगे आप। मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ, यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। यहाँ पर हम इसमें 2 वाक्य साफ नजर आ रहा है कि इसमें 2 वाक्य हैं। हम एक बार दोनों वाक्यों को अलग अलग उच्चारण करके देखते हैं। पहला वाक्य बोलता हूँ मैं, यह वही व्यक्ति है। इस वाक्य को अलग से पढ़ने पर ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे अपना कुछ अर्थ भूल रहा है, इससे पूरा अर्थ प्रकट नहीं हो रहा है। दूसरा वाक्य पढ़ता हूँ अलग से मैं, जिसने कल बच्चे को बचाया था। इसको पढ़ करके भी हमें यही प्रतीत हो रहा है कि इसने भी अपना अर्थ खो दिया है। अगर हम दोनों वाक्यों को मिला दें सॉरी दोनों वाक्यों को मिला दें तो ये अपना अर्थ प्रकट करने में सक्षम हो जाएगा। यह वही व्यक्ति है जिसने कल बच्चे को बचाया था। तो आप समझ गए होंगे कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। यानी 2 वाक्य जिनमें एक दूसरे के संपूरक हों, एक दूसरे का अर्थ प्रकट करें। दूसरा है जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं।
अगर हम दोनों वाक्यों को अलग अलग बोलें तो अर्थ प्रकट नहीं होगा। पहला वाक्य बोलता हूँ मैं, जो परिश्रम करते हैं, अर्थात इसका कुछ अर्थ भूल रहा है वाक्य। दूसरा है वे अवश्य सफल होते हैं, कौन अवश्य सफल होते हैं। तो पूरा जब होगा इसका अर्थ जब हम पहले वाक्य को उसमें मिला देंगे, यानी जो परिश्रम करते हैं वे अवश्य सफल होते हैं। इनमें प्रधान वाक्य वही कहलाएगा जिसमें मुख्य क्रिया होगी, शेष बाकी गौण उपवाक्य कहलाएंगे। तो इन वाक्यों में जो नीले रंग में आपके हैं वो प्रधान उपवाक्य हैं, क्योंकि उनमें मुख्य क्रिया उन्हीं में है। तो इस चर्चा से आप वाक्यों के भेदों को पहचान पाए होंगे। अब कुछ वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं, हमें इनके भेद पहचानने का प्रयास करना है। पहला है वह खेलते खेलते सो गया। इसमें एक मुख्य क्रिया है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, तो ये सरल वाक्य हो गया। दूसरा है जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ईश्वर भी उनकी मदद करता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति स्वावलंबी होते हैं ये अलग वाक्य है, ईश्वर भी उनकी मदद करता है, यानी ये मिश्र वाक्य है। बस स्टॉप पर पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। सूर्यास्त हुआ और सभी पक्षी अपने अपने स्थान पर लौट आए। यहाँ पर दो वाक्य हैं, तो यहाँ पर उसमें बीच में और शब्द का प्रयोग हो रहा है, ये हम पहचान पहले देख चुके हैं, तो ये संयुक्त वाक्य होगा। गांधी जी महान थे क्योंकि वे सदा सत्य बोलते थे। यहाँ पर भी क्योंकि के द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ये सरल संयुक्त वाक्य होगा। वह फल खरीदने बाजार गया, ये सरल वाक्य। तुम अब सो जाओ क्योंकि रात हो चुकी है, क्योंकि के द्वारा जुड़े हुए हैं दोनों वाक्य, संयुक्त वाक्य। तुम चुप हो जाओ वरना हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे, ये वरना से दूर जुड़े हुए हैं, पहचान हम पहले देख चुके हैं, तो संयुक्त वाक्य। वह गाते हुए विद्यालय जाता है, ये सरल वाक्य। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, तो ये मिश्र वाक्य। तो बच्चों ये तो होगी चर्चा। अगर आपको वाक्यों को पहचानने में कोई समस्या है तो आप निम्न अपने उत्तरों को चेक कर सकते हैं, उत्तरों की जांच कर सकते हैं। आपने पहचान लिया होगा, अब इन उत्तरों की जांच कीजिए और अपना सुधार कीजिए। बच्चों अगर आपको अगली कार्यपत्रिका समय पर चाहिए तो आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कार्यपत्रिका में, तब तक के लिए नमस्कार।